हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मीमांसा IAS के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारा सीरीज चल रहा है इकोनॉमिक्स के बूस्टर कोर्स में, जिसका आज दूसरा क्लास है और हमने फर्स्ट क्लास में ये सारा इकोनॉमिक्स एज ए इंट्रोडक्शन के कुछ चीज़ें मैंने कवर किए थे, है ना, जो आप हमारे फर्स्ट वाले वीडियो में जाकर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा क्लास का जो टॉपिक है वो है आर्थिक विकास। ठीक है, अक्सर आप न्यूज़ में सुनते हैं कि भारत आर्थिक रूप से विकास कर रहा है। ठीक है, और कभी कभी आप न्यूज़ में ये सुनते होंगे कि आर्थिक समृद्धि। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ, इस दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? तो फर्स्ट थिंग कि अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओवरऑल पूरी तरीके से डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मात्रात्मक वृद्धि के साथ साथ, है ना, यानी कि क्वांटिटिव अगर आपके इकोनॉमी में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ अगर क्वालिटी डायमेंशन में भी वृद्धि हो रहा है तो हम कहेंगे कि आपका आर्थिक विकास हो रहा है। जैसे एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अगर ये तीनों में, और पर कैपिटा इनकम कैसा, आपका मतलब कि आपका आय कैसी बढ़नी चाहिए, दीर्घकालीन, है ना, ऐसा नहीं कि अल्पकालीन आपका आय बढ़े और उसके बाद क्या हो कि आपका आय घटता चला जाए। तो हम कहेंगे कि आपका आर्थिक समृद्धि तो हुआ लेकिन आर्थिक विकास नहीं हो पाया। ठीक है, तो मात्रा के साथ साथ आपके गुणों में भी परिवर्तन, यानी कि क्वांटिटिव के साथ साथ क्वालिटिव चेंजेस भी आने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अक्सर ये समाचार या फिर मुद्दों में रहता है, कई अर्थशास्त्रियों के द्वारा ये टर्म्स का प्रयोग किया जाता है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कहा गया अर्थव्यवस्था में होने वाले क्वालिटिव चेंजेस को आर्थिक विकास कहते हैं। सामान्यतः किसी क्षेत्र विशेष या फिर देश अथवा व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा जाता है। मूलतः लोग जो है ये सामान्यतः ये कह देते हैं कि आर्थिक समृद्धि को ही आर्थिक विकास कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कैसी चेंजेस आनी चाहिए? गुणात्मक परिवर्तन, है ना, यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस आने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ये मल्टी डायमेंशनल थीम्स है ना। इस मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया में मौद्रिक आय के कारण होने वाली वृद्धि के साथ साथ एजुकेशन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक परिस्थितियों में भी अगर सुधार हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा इंडियन यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास में उन सभी प्रयत्नों को शामिल किया जाता है जिसका लक्ष्य किसी जन समुदाय की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में सुधार करना होता है। मूलतः आप देखेंगे कि इकोनॉमिक में विकास कैसे होगा। ठीक है, अगर आपके पास आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उस आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण आपका जीवन का स्तर में सुधार हो जाए, जैसे आप बहुत अच्छा खान पान का सेवन करें, आप बीमार कम पड़ें, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति इकोनॉमी में ज़्यादा परफॉर्म करेगा और ज़्यादा परफॉर्म करेगा तो वो दीर्घकालीन आय भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ बहुत दिन तक इकोनॉमी का पार्ट भी नजर आएंगे। मतलब कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इकोनॉमी के लिए वो सबसे बेहतर पर्सन होंगे, राइट? अब क्या है, आर्थिक विकास के संदर्भ में विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार दिए हैं। इसमें एक साहब थे जी.एम. मायर, ये क्या है, एक अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने ये कहा कि वो प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप किसी देश का वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। दीर्घकालीन वृद्धि मतलब अगर देश का वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम में लॉन्ग टर्म तक वृद्धि होती है और इससे गरीबी रेखा में जी रहे व्यक्तियों के बीच में और उनके आय के बीच में असमानता अगर कम है तो हम कहेंगे कि हमारा देश आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। ठीक है, या उसके पाथ पर है। लेकिन अगर उनके गरीबी लोग, पॉवर्टी लाइन के जो नीचे जी रहे हैं और इनके आय में बहुत ज़्यादा गैप है तो हम कहेंगे कि समृद्धि तो हुआ लेकिन किस लोगों का हुआ, एक पर्टिकुलर लोगों का,
है ना, लेकिन देश का आर्थिक विकास अभी होना बाकी है। तो इसमें ये भी डायमेंशन को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, आर्थिक विकास के संकेतक। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता को अधिक व्यापक माप प्रदान करने के लिए संकेत विकसित किए गए हैं जो निम्नलिखित है। पहला संकेत क्या है, मानव विकास सूचकांक, है ना। मानव के विकास के लिए एक इंडेक्स बनाया गया और उसके कुछ इंडिकेटर्स दिए गए, है ना, और इसी इंडिकेटर्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मानव का विकास कैसा है। और ये कौन पब्लिश करता है, UNDP, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या कहती है ये कहती है कि देश के सामाजिक और आर्थिक आयामों में समग्र उपलब्धियों को मापने के लिए किया जाता है कि देश में सोशल और इकोनॉमिकल जो एस्पेक्ट हैं उसमें कितना हमने उपलब्धि हासिल की है, और अगर की है तो उसके मापने के लिए ये हम मानव विकास सूचकांक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके लिए 3 इंडिकेटर का प्रयोग किया गया, 3 प्रमुख इंडिकेटर का प्रयोग किया गया, जैसे जीवन प्रत्याशा, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य, हेल्थ की बात कर रहा है। बच्चों के स्कूल शिक्षा यानी कि शिक्षा की बात कर रहा है कि नामांकन के समय बच्चों का, है ना, स्कूली शिक्षा का कितने वर्षों तक उन्होंने अवेल किया, ये भी मैटर करता है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं, कुछ दिन के बाद वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इस ड्रॉप आउट की समस्या को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, सर्व शिक्षा अभियान 2005, उसी के तहत मिड डे मील यानी कि सरकारी या स्कूलों में, है ना, मतलब कि स्टूडेंट को मिड डे मील के जरिए उनको पौष्टिक आहार भी देना और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित भी करना, इसके लिए भी था। ठीक है, आप जान सकते हैं कि शिक्षों में मतलब कि स्कूलों में नामांकन में वृद्धि करने के लिए मिड डे मील बहुत ही कारगर साबित हुआ है ना। और संविधान के आर्टिकल 21A के तहत आपको पता है कि शिक्षा संवैधानिक यानी मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार को अगर आप देखेंगे कि हर वो बच्चा का अधिकार है शिक्षा। ठीक है, तो इसके जरिए ही बच्चों का, ग्रामीण पृष्ठभूमि में बच्चे अक्सर स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनको कि ठीक है आप स्कूल में आइए, अगर आप स्कूल आएंगे तो आपको दोपहर का खाना, है ना, सब कुछ मिलेगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, है ना, हम लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे खाना भी मिलेगा और पढ़ाई भी होगी। इसके बहाने वो स्कूल के मतलब कि शिक्षा के लिए नामांकन करा लेते हैं और वो पढ़ते भी हैं आगे जाकर। ठीक है, फिर क्या है, सकल राष्ट्रीय आय, मतलब उनका पर कैपिटा इनकम कितना अधिक है। तो ये 3 इंडिकेटर इनके लिए कर रहा है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 23-24 के आंकड़े के अनुसार भारत का रैंक 134 है। ठीक है, 134 है। सवाल ये उठता है कि ये बहुत ही संतोषजनक नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही संतोषजनक नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री रैंक नहीं है ये। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे कि फर्स्ट रैंक पे अगर किसका स्थान है तो अभी स्विट्जरलैंड का है ना, स्विट्जरलैंड का, है ना, स्विट्जरलैंड का। ठीक है, दूसरा किसका है, नॉर्वे का, और तीसरा किसका है, आइसलैंड का। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट 3 कंट्री जिसका SDI में बेहतर प्रदर्शन है। लेकिन नीचे से कई ऐसे कंट्री, बॉटम कंट्री हैं जिनका मतलब कि बेहद ही खराब स्थिति है। तो आप देख लीजिए सोमालिया, ठीक है, सोमालिया के बाद क्या है साउथ सूडान, और कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनको SDI में के मतलब कि कैलकुलेशन में शामिल ही नहीं किया गया। तो पहला कंट्री क्या है, नॉर्थ कोरिया, आपको पता है, क्लोज्ड इकोनॉमी का उदाहरण है इसका, मैंने आपको बताया था क्लास में। और दूसरा है मोनाको। अब देखिए मोनाको एक बिस्किट भी है, लेकिन ये बिस्किट नहीं है, ये किसी देश का नाम है। और ये देश है कहाँ पे, आपने यूरोप में एक सिटी का नाम सुना होगा, वेटिकन सिटी, जो मतलब कि विश्व का सबसे छोटा देश है। अगर सेकेंड छोटा देश की बात करें तो ये कौन है, मोनाको है।
मोनाको। और ये कहाँ पे अवस्थित है? फ्रांस और इटली के सीमा पर यह देश अवस्थित है, ठीक है, ये मोनाको, ठीक है। इसको भी एसडीआई के कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया गया। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2010 में संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, है ना, इसको तैयार करने वाली दो संस्था है। पहला है यूएनडीपी और दूसरा है ओपीएचआई, मतलब एक्सपोर्ट पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, है ना। इसके तहत आप देखोगे कि इस सूचकांक में इस विचार पर आधारित है कि गरीबी का एक आयाम नहीं है, यह सूचकांक 3 आयामों और 10 संकेतकों का प्रयोग करता है, मतलब 3 आयाम का और 10 इंडिकेटर्स का प्रयोग करता है, ठीक है। अब देखिए हाईएस्ट एमपीआई प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ठीक है, पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में डिक्लाइन देखा गया, ठीक है। 135 यानी कि 13.5 करोड़ पीपल जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 2015-16 से 19-21 के बीच में ये मतलब कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक का शिकार थे, है ना। इंडेक्स ट्रैक का अचीव क्या है? एसडीजी टारगेट 1.2, रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बाय लेटेस्ट ईयर, है ना, 2030 तक पूर्णतः जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। और क्या है? यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा और राजस्थान में ये जो स्टेज पास में डिक्लाइन नंबर देखा गया एमपी पुअर के मामले में, ठीक है। और क्या है? ऑल 12 इंडिकेटर जो है वो इम्प्रूवमेंट पर है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप देखोगे कि इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, सैनिटेशन और कुकिंग फ्यूल प्लेड द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द रिड्यूसिंग द एमपीआई वैल्यू, ठीक है। अब एमपीआई वैल्यू कम होने का रीज़न क्या है कि आपका न्यूट्रिशन बेस्ड थोड़ा सा आहार मिला लोगों को, मतलब कि पीडीएस के थ्रू आप देखेंगे कि उनको न्यूट्रिशन के लिए दाल, चावल, मतलब कि चीनी, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स दिए गए। उज्ज्वला योजना के तहत जो है उनको मतलब कि गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराया गया और बच्चों में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को बढ़ाया गया मिड डे मील की योजना के द्वारा। तो जब ये तीनों एस्पेक्ट अचीव हुए तो मेरा जो है एमपीआई वैल्यूज जो है थोड़ा सा डाउन हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके आयाम कौन कौन से हैं और संकेतक इंडिकेटर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आयाम तो वही है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ठीक है। मतलब कि शिक्षा, आपका एजुकेशन होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए और जीवन प्रत्याशा कितना, जीवन स्तर कितना है। लेकिन इसके संकेतक क्या है? स्कूली शिक्षा, बच्चों के नामांकन के वर्ष, कितना साल तक बच्चे के नामांकन के वर्ष तक थे, बाल मृत्यु दर, पोषण, इलेक्ट्रिसिटी, पीने का पानी, स्वच्छ है ना, खाना पकाने का ईंधन, वेल्थ और सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, ये सारे अगर 10 आयाम यानी कि 10 आयाम बोल रहे हैं इंडिकेटर्स अगर अचीव हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि एमपीआई जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी आप देखिए भारत में बाल मृत्यु दर में तो कुछ हद तक हम लोग काबू कर चुके हैं, बिजली में भी लगभग हम लोग अचीव के कगार पे हैं, पीने के पानी जल नल योजना के तहत, है ना, स्वच्छ भारत अभियान आप देख ही रहे हो, बच्चों के नामांकन के वर्ष में वृद्धि किया गया है, मिड डे मील योजना के तहत पोषण युक्त भोजन कराया जा रहा है, संपत्ति में भी भारत जो है अच्छा खासा प्रगति कर रहा है। तो ऐसे कुछ संकेतक जो हैं, है ना, जो लोगों के, है ना, कि आय में बढ़ोतरी का कारण बन रहा है और अगर इस संकेतक को अचीव करने के बाद बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो कम होगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति बाहरी संकेतकों का 1/3 से अधिक संकेतों से वंचित होने पर बहुआयामी गरीबी का शिकार माना जाता है। मान लीजिए
कोई व्यक्ति 10 है, 10 में से अगर तीन संकेतक में अगर वो वंचित है, जैसे कोई गरीब जो है अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा नहीं दे पा रहा है ना, उसके घर में बिजली नहीं है और उसके घर में संपत्ति बिल्कुल भी नहीं है, या फिर सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक का क्या है, शिकार है। ठीक है, आधे या तो आधे से अधिक भारी संकेतों से वंचित व्यक्ति अत्यधिक बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त है। अगर 3 है तो MPI की श्रेणी में आएगा, अगर इससे अधिक है तो हम कहेंगे अत्यधिक बहुआयामी गरीब है वो, मतलब कि पूरी तरीके से इससे भी डेप्थ लेवल के जो गरीब है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आपको दिखा रहा है, वो बहुआयामी से भी अत्यधिक गरीबी से ग्रस्त माना जा रहा है। तो उनके पास ना ही पीने के पानी है और ना ही है नामांकन के वर्ष कराने के लिए बच्चों के पास बच्चों के नामांकन के लिए ना ही उनके पास स्कूल का व्यवस्था है, न ही आपका खाना पकाने के लिए ईंधन की व्यवस्था है, न ही बाल मृत्यु दर, उनके बच्चे जो है न्यूट्रिशन या पोषण की वजह से वो जल्दी मतलब कि मर जा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में जब देखेंगे अत्यधिक बहुआयामी गरीबी सूचकांक से ग्रस्त व्यक्ति गरीब माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए MPI में रैंक 2021 के अनुसार है ना, भारत का अभी तक तो नहीं हुआ है, तो भारत का 66 रैंक है, 67 रैंक है ना, बहुआयामी ये में। ठीक है, अब जरा सोचिए कि ये चैप्टर जो है अपने आप में ये दर्शा रहा है कि भारत आर्थिक रूप से विकास तो कर रहा है, आर्थिक समृद्धि भी उसका ठीक हो रही है, लेकिन भारत में ये अभी भी मतलब कि ये पूरी तरीके से व्यवस्था जो है अभी विद्यमान है, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक को सूचित करता है, दिखता है। ठीक है, अब देखिए वैश्विक, अब सेकंड क्या हो गया, सेकंड क्या था हमारा, सेकंड क्या था, बहुआयामी, और फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट क्या था, मानव विकास सूचकांक, आर्थिक विकास का पहला मानव विकास सूचकांक, दूसरा बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तीसरा क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना, वैश्विक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, मतलब भारत का स्थान कितना है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में, 143 कंट्री, 126 रैंक है, 146 कंट्री के एवरेज में। ठीक है, आप देख ही सकते हैं। अब जरा देखिए कि इस सूचकांक को न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन द्वारा तैयार किया जाता है। कौन सा, वैश्विक खुशहाली सूचकांक। ठीक है, इसके अंतर्गत यह माना गया है कि प्रति व्यक्ति आय नहीं बल्कि स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन को आर्थिक विकास का मापक माना जाना चाहिए। एक्चुअली में न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन ये कहती है कि प्रति व्यक्ति आय, पैसा जो है खुशहाली का कारण नहीं हो सकती। उसके लिए क्या है कि अगर आपका देश को आर्थिक विकास करना है तो उस देश का नागरिक कितना खुशहाल है इसका आपको पता करना होगा कि वो किस चीज़ से प्रॉब्लम में है। पैसा है लेकिन उनके पास खुशी नहीं है, और खुशी होने के लिए आपको एक सर्वे के जरिए पता करना होगा। इस सूचकांक का उद्देश्य बताना ये नहीं कि विश्व में सबसे खुशी वाला देश कौन है, बल्कि ये सापेक्षिक कुशलता, रिलेटिविटी स्किल्स को प्रदर्शित करता है, जिससे कोई देश पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने नागरिकों के जीवन को खुश बनाने में करता है। बड़ा अच्छा डिफिनेशन है। ठीक है, इस सूचकांक का आधार जीवन संतुष्टि, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और तथा पारिस्थितिकी की स्थिति से लिया गया है। ठीक है, अब जरा सोचिए कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, अभी आधुनिकता के जीवन में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत ही घटता जा रहा है। लोग जो हैं बहुत ही विलासिता वाली जीवन की ओर उन्मुख हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी, फिर भी वो मतलब कि खुश नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके नागरिकों को जीवन को खुशहाल बनाने में हम साकार हो जाएं, तो हम ऐसे देश को हम लोग कह सकते हैं कि हमारा देश आर्थिक विकास की कैटेगरी से
अचीव हो रहा है या गुजर रहा है। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक के तहत ये जो न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन जो तैयार करती है, इसमें ये देखती है कि वर्ल्ड वाइज जो है ना, ये कौन सा देश जो है कितना खुश है, ये नहीं बताना है इनका उद्देश्य, बल्कि ये बताना है कि कितना रिलेटिव स्किल्स लोग जो हैं वो प्रदर्शित करता है, रिलेटिवली कितने स्किल्स पर्सन्स हैं, कि उसके अपेक्षा में कितने स्किल्स हैं, जिससे आप मतलब कि स्टेप बाय स्टेप खुश हो सके। ठीक है, तीसरा क्या है, देखिए एक चीज़ और, एक डेटा मैंने लिया था रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। कौन सा? विश्व खुशहाली रिपोर्ट। ये जो है प्रति व्यक्ति जीडीपी इसमें शो किया जाता है। दूसरा क्या है? स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, जीवन विकल्प को चुनने का स्वतंत्रता, लिबरल उदारता, है ना, करप्शन फ्री कंट्री चाहिए, है ना, मतलब कि जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष इस स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः डेनमार्क और आइसलैंड का और स्वीडन का स्थान है। इजराइल भी रैंकिंग के सिर्फ 5 में शामिल हो गया है। अफगानिस्तान को सबसे कम खुशहाल देश माना गया है। इसके बाद क्रमशः कांगो, है ना, सिएरा लियोन और लेसेथो और लेबनान का स्थान है। भारत विगत वर्ष की तरह 126वें स्थान पर है। चीन 60वें पे, नेपाल 93 पर, पाकिस्तान 108वें पर और म्यांमार 118 पे, श्रीलंका 128 पर और बांग्लादेश 129 पे। यानी कि भारत से 2 ही कंट्री जो है वो कम, अगर देखा जाए तो कम खुशहाल है। ठीक है, श्रीलंका और बांग्लादेश। ठीक है, बाकी का रैंक में सुधार है। ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2000 जारी की गई थी। ठीक है, क्लियर? ये क्या है? चौथा, लैगिंग असमानता, है ना। ये लैगिंग असमानता क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या है? विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल को मापा जाता है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा क्या है? शैक्षणिक उपलब्धियां, और तीसरा क्या है? स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। ये 4 पैमाने आयाम हैं जिसके आधार पर, है ना, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को मापा जाता है। ये मापती कौन है? ये मापती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, और जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 122, 191 देशों के बीच में। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रैंक पे कौन है? आइसलैंड। सेकेंड रैंक पे नॉर्वे। ठीक है, और इंडिया का 127 रैंक है इंडिया का अभी वर्तमान में। ठीक है, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के अनुसार, जेंडर गैप के अनुसार। लेकिन लैंगिक असमानता सूचकांक के अनुसार 122 इसका रैंक है। ठीक है, तीसरा क्या है? वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कर्सनल वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर, हिल्प के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। कर्सन वर्ल्ड वाइड तथा वेल्थ हंगर द्वारा, हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। अब जरा सोचिए कि ये जो रिपोर्ट है वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये वर्ष 2006 में निर्मित किया गया था। इसकी गणना में 4 संकेतकों का आधार किया जाता है। पहला, अल्प पोषण, अंडर नरिशमेंट, बच्चों का नटापन यानी कि चाइल्ड स्टैंडिंग, बच्चों का कम वजन, चाइल्ड, है ना, बाल मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ये 4 आयाम है ना, आयाम बोल रहे, इंडिकेटर है जो बच्चों के वैश्विक रूप से भूख के सूचकांक को नापने का काम करता है। कौन करती है? एक संस्था है, कर्सन वर्ल्ड वाइड तथा वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक के प्रकाशन का उद्देश्य क्या है? वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना तथा उसे ज्ञात करना।
वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 0 से 100 के बीच के अंक देकर देशों की स्थिति को निश्चित किया जाता है। ये शून्य जो भुखमरी से अत्यधिक भुखमरी तक की गणना का माप करता है। यह शून्य भुखमरी से अत्यधिक भुखमरी तक का माप करता है। अब देखिए ग्लोबल 100 में भारत का स्कोर 2000 में 38.4, 2008 में 35.4, 2015 में 29.2 और 2023 में 28.7 जो है इसको स्कोर दिया गया। 0 का मतलब सबसे अच्छा और 100 का मतलब बेहद खराब। तो भारत का स्कोर कितना है 2023 में 28.7। इतना संतोषजनक नहीं है, लेकिन कोशिश ये करना है कि भारत को और भी ग्लोबल रूप से, वैश्विक रूप से भूख सूचकांक को कम करने की कोशिश करना है। ठीक है। तीसरा क्या है, आर्थिक समृद्धि। बहुत देर से पहले से हम चर्चा कर रहे थे कि आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अथवा शुद्ध भौतिक उत्पाद नेट फिजिकल प्रोडक्ट में वृद्धि से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो हम आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। 70 के दशक में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को एक ही माना जाता था, लेकिन अब इसमें अंतर किया जाता है। वर्तमान समय में आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास का एक भाग के रूप में जाना जाता है। मतलब आर्थिक समृद्धि जो है एक भाग के रूप में देखा जा सकता है। वास्तव में आर्थिक समृद्धि से आशा है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में और एनएनपी में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो हम कहेंगे कि हमारा आर्थिक समृद्धि हो रहा है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। जितना देश में प्रोडक्शन होगा, जितना प्रोडक्शन मोर एंड मोर होगा, हम कहेंगे उस देश का आर्थिक समृद्धि उतना बढ़ेगा। क्यों? प्रोडक्शन होगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो आपको पता है ना, राष्ट्रीय मतलब कि ये ग्रॉस नेशनल जीएनपी भी बढ़ेगा और उसके बाद एनएनपी बढ़ेगा। ठीक है। अगर ये तीनों रूप से अगर ग्रो कर रहा है तो हम कहेंगे कि आर्थिक समृद्धि का पार्ट है। राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि दर है, कहलाती है। इसको राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर भी कहा जाता है। ठीक है। अब क्या है, सतत विकास का लक्ष्य है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये नया टर्म्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके तहत क्या है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में जून 2012 में एक सतत विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो 20 के नाम से ये दस्तावेज जारी किया गया था, और इस दस्तावेज का नाम क्या था, द फ्यूचर वी वांट नामक दस्तावेज। ठीक है। ये सतत विकास क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी है ना, गोल। ये लक्ष्य क्या था, टोटल 17 गोल हैं। ठीक है। और 17 गोल को भारत को अचीव करना है। इसके लिए रियो डी ब्राज़ील की एक शहर है, उसमें एक सम्मेलन हुआ था 2012 में, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा एक परिणाम या दस्तावेज जारी किया जाता है जिसका नाम था द फ्यूचर वी वांट। ठीक है। ये फ्यूचर के लिए हम कुछ चाहते हैं। ठीक है। इस दस्तावेज द्वारा अधिदेशित किया गया, मैंडेट किया गया कि 30 सदस्यीय कार्यदल ने जुलाई 2014 में 17 सतत यानी कि एसडीजी को जारी किए गए, जो वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। इन लक्ष्यों में व्यापक स्तर पर संपोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मुद्दे शामिल किए गए हैं, जो 2015 में इन लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र के विकास एजेंडा यानी कि डेवलपमेंट एजेंडा में सम्मिलित किया गया था। ये 17 विकास लक्ष्य निम्नलिखित हैं, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मूलतः सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, सतत विकास होता क्या है, तो आप ऐसे समझिए कि वर्तमान में संसाधन क्या है, सीमित है, और संसाधनों का प्रयोग इतने मतलब कि सुचारू रूप से करना है कि आने वाली पीढ़ी जो है उस संसाधन को मतलब कि प्रयोग कर सके। अगर मान लीजिए आपके पास संसाधन सीमित मात्रा में है, और अगर यही पीढ़ी, यही जनरेशन अगर ये सारे संसाधन को ख़त्म कर देगी तो आने वाला संसाधन, आने वाली पीढ़ी इस संसाधन का प्रयोग कैसे कर पाएगी। ठीक है। तो संसाधनों का सतत तरीके से है ना, सस्टेन तरीके से अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम संसाधन को छोड़ कर जाएं, है ना। तो ऐसे संसाधन के विकास के लिए 17 गोल निश्चित किए गए हैं, और 17 गोल के अंतर्गत भारत 2030 तक इसे प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये 17 गोल कौन से हैं, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये जो गोल हैं है ना,
वो पहला है नो पॉवर्टी, पहला ही है, गरीबी को ख़त्म करने की बात करता है। दूसरा है जीरो हंगर, जो अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया हंगर इंडेक्स में, कि जीरो हंगर, भूखमरी से समस्या को दूर करना है। तीसरा क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और वेलबींग थ्योरी क्या कहता है, ये वर्ल्ड बैंक का है ना, वर्ल्ड बैंक का है वेलबींग थ्योरी। ये क्या कहता है कि आपका एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए, है ना, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आपको सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना, और आपको मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका मान सम्मान ठीक होना चाहिए, मतलब समाज में, है ना, स्वास्थ्य के साथ साथ आपका वेलबींग बहुत ही अच्छा होना चाहिए। चौथा क्या है, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है, और भारत इसको अचीव करने के लिए अभी वक्त है, ठीक है, अभी इस पर काम करना है। लेकिन इस पर काम करना सरकार ने स्टार्ट कर दिया, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये क्या है, क्वालिटी एजुकेशन की ओर है, क्योंकि अगर वो 4 साल का ग्रेजुएशन होगा तो ओनली ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या करेंगे, है ना, उनके पास टेक्निकल डिग्री भी होगा, जिससे प्लेसमेंट में उनको रोजगार प्राप्त हो सके, ठीक है। सरकार प्रशिक्षण की व्यवस्था, कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था की है, स्किल इंडिया की व्यवस्था की है ना, स्कूलों को नए नए IIT और IIMs को खोले जा रहे हैं, जिससे क्या हो, है ना, गाँवों में, है ना, मतलब कि जितने भी शिक्षक लोग हैं, है ना, उनकी एक पात्रता यानी कि B.Ed अनिवार्यता कर दिया गया है, जिससे क्या हो कि अगर बहुत अच्छा शिक्षा डिलीवर होगा तभी आपके क्वालिटी एजुकेशन बाहर आएंगे। पांचवा क्या है, जेंडर इक्वालिटी, है ना, लिंग असमानता, इसको पूर्ण करना है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, छठा गोल है ये, आपको साफ पानी प्राप्त करने का अधिकार है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सातवां क्या है, अफोर्डेबल ग्रीन एनर्जी, है ना, अभी आपको पता है सौर ऊर्जा पे सरकार बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो चुकी है। आठवां क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत को इकोनॉमिक ग्रोथ भी और डिसेंट वर्क के साथ साथ चाहिए। चौथा क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ग्रो करना है। 10वां क्या है, इनइक्वलिटी, मतलब असमानता को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। 11वां क्या है, सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़, ऐसा मतलब कि सतत शहर और ऐसा समुदाय विकसित किया जाए जिससे देश में समरसता और अखंडता बनी रहे। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, है ना, ये भी आपका एक बहुत अच्छा मुद्दा है ना। क्लाइमेट एक्शन जो सभी देशों के लिए बाध्यकारी हो गया है, आगे आप जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो लीमा, क्वेटा, है ना, ये सारे आप मतलब कि क्लाइमेट के लिए एक्शन लिए गए हैं, ठीक है। लाइफ ब्लो वाटर, है ना, यानी कि समुद्र के नीचे का जो पानी है उसको भी कंट्रोल करना है कि ज़्यादा गर्म ना हो, है ना। लैंड, लाइफ ऑफ लैंड, भूमि की जो जीवन है उसको भी बढ़ाने का काम करना है, क्योंकि आपको पता है भूमि एक संसाधन है और भूमि बनने में कई साल लग जाते हैं। अगर ये संसाधन खराब हो रहा है तो हमारे पास सीमित संसाधन को असीमित आवश्यकताओं से पूरा, जो असीमित आवश्यकताएं हैं वो सीमित संसाधन द्वारा ही पूरा होते हैं। इसमें हम अनाज का प्रोडक्शन करते हैं। पीस एंड जस्टिस, है ना, आपको शांति, न्याय, स्ट्रॉन्ग मजबूत संस्था चाहिए जो आपकी ये सब सारे चीज़ों को सुनिश्चित कर पा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, सभी के सहयोग से हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 17 गोल हैं जो 2030 तक भारत को कहीं ना कहीं अचीव करना है, और इसमें सबसे बड़ा भारत को अचीव करने में रोड़ा कहाँ पे आ रही है ना, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और अगर आप देखेंगे असमानता भी, ये सापेक्ष गरीबी का उदाहरण है। हंगर, भुखमरी भी एक बहुत बड़ा समस्या है। तो इससे निजात पाने के लिए, है ना, भारत को एक गोल पर फोकस करना होगा, ठीक है। ये सारे आज के क्लास में आपने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, ये सारे जो टर्म्स थे आज की क्लास में फाइनल हो गया है, ठीक है। अब हम लोग कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।